आइए डालते हैं नजर खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की जातिवाद खत्म करने की बात, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला किसान ड्रोन केंद्र का किया शुभारंभ। सीएम खट्टर ने दिलाई शपथ, तो वहीं सीएम धामी ने किया विकास योजनाओं का शिलान्यास। जेरूसलम में 24 वर्षीय महिला की हुई मौत, तो वहीं इंडियन रेस्टरीज एसोसिएशन ने आयोजित की उद्यमी महासम्मेलन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिया बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब, तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया जन औषधि केंद्र का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वितरित किए 51,000 नियुक्ति पत्र, तो वहीं पंजाब पुलिस ने थपथपाई अपनी पीठ। ऐसी तमाम खबरों की देते हैं आपको जानकारी, देखिए हमारी विस्तृत रिपोर्ट। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया एवं ईजा बेड़ी महोत्सव और अन्य आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग भी किया। देखिए ये वीडियो। पूरे रास्ते भर हमारी माताओं ने, बहनों ने और प्यारे विद्यार्थियों ने जिस प्रकार से मेरा और हम सब लोगों का स्वागत किया, मैं भी आप सब लोगों को अपनी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं और अपनी तरफ से मैं भी आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आज के कार्यक्रम को लेकर बहुत असमंजस में था। आज से 2 दिन पहले तक ऐसा लगता था कि आप सब लोगों ने इतनी कार्यक्रम की तैयारी की है, इतने दिनों से हमारी माताएं बहनें उस कार्यक्रम में आएंगी, मैं सम्मिलित तो अवश्य होऊंगा, लेकिन किस प्रकार का उस समय वातावरण होगा, कैसा माहौल होगा, ये मन में बहुत भय बना हुआ था। लेकिन भगवान पर भरोसा था और आप सब लोग भी, पूरे प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग और मैं कहूं दुनिया भर के लोग जो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लगातार अपनी दुआएं कर रहे थे, उनकी दुआओं का असर हुआ। आपकी दुआएं भगवान तक गई और भगवान की यहां से वो दुआएं लौटकर जहां पर टनल का काम चल रहा था वहां तक पहुंची और अंततः 17 दिन में वो टनल खुल गई, टनल के वार पार हो गए। मैं आपको बताऊं, बड़ा कठिन समय था, बहुत कठिन समय था, क्योंकि मैं पहले दिन से, जिस दिन से भी टनल का काम चल रहा था, टनल के अंदर हमारे 41 हमारे भाई उसके अंदर फंस गए। आप सोचिए कि एक कमरे के अंदर भी बंद हो जाते हैं तो कितनी कठिन स्थिति होती है। ऐसे समय में लगातार कई बार ऐसा हुआ कि आज 2-4 घंटे में हम टनल के पार हो जाएंगे, पूरा पाइप पार हो जाएगा। और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते थे वैसे ही एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाते थे। ऐसा लगा पहले दिन मलबा हटाएंगे और मलबा हटाते ही जो है हम उनको बाहर निकाल लेंगे। जब मलबा हटाने लगे तो ऊपर से और भूस्खलन होने लगा, तेजी से चट्टान गिरने लगी। ऐसा लगने लगा कि कहीं और नुकसान न हो जाए। कई गुना जो है ऊपर से मलबा आ गया, वो काम नहीं चल पाया। फिर पाइप डालने का काम शुरू किया गया, पाइप भी कुछ देर तक गया, उसके बाद रुक गया। कोई रास्ते में बड़ा हार्ड रॉक आ गया, फिर पाइप नहीं गया। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां से, इंदौर से और हैदराबाद से दुनिया की सबसे लेटेस्ट जो मशीन होती है, जो आगे चलती है और पीछे से पाइप को पुश किया जाता है, ऑगर मशीन, वो ऑगर मशीन मंगाई गई। वो ऑगर मशीन भी बीच में टूट गई, फंस गई। कभी 21 मीटर में फंस गई, उसके बाद 34 मीटर में फंस गई, फिर 38 मीटर में फंस गई और फिर जब चली 48 मीटर में पहुंच गई। और हम सबको लगने लगा कि अब ये कुछ घंटों बाद टनल के आर पार हो जाएगी। और मैंने जब उन मजदूर भाइयों से अंदर बात करी और मैंने उनसे कहा, चूंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ 10-12 घंटे में हम पार हो जाएंगे, लेकिन मैंने उनको कहा एक दिन बाद मुझे लगता है कि आप लोग बाहर आ जाओगे। और जब मशीन को आगे खिसकाने लगे तो मशीन पूरी तरह से टूट गई और अंदर फंस गई। आगे से पाइप भी मुड़ गया। जब पता किया तो उन्होंने कहा, साहब अब तो ये पूरी मशीन बाहर निकालनी पड़ेगी।
तो मशीन बाहर निकालने में कितना टाइम लगेगा? बोले कम से कम 3 दिन 4 दिन लगेंगे। और इतना कठिन काम था कि पाइप के अंदर जाकर मशीन को काटना था और मशीन को काटने के बाद 1-1 मीटर करके उसको निकालना था। आप सोचिए कि गैस कटर से काटना कितनी अंदर गर्मी होगी, ऑक्सीजन कम होती है। कठिन परिस्थितियों में लोगों ने काम किया और अंततः वो काम भी हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे फिर जो नीचे से रेड माइनर्स जिनको बोलते हैं उनको बुलाया, उन्होंने हार्ड से खुदाई करी, फिर कुछ सरिया आए, कुछ पत्थर आए, कुछ बड़े हार्ड रॉक आए, उन सबको हटाते हुए अंततः वो पाइप जो है शाम को लगभग 8 बजे आर पार हो गया भाइयों बहनों। और पूरी दुनिया के अंदर जो लोगों की दुआएं थी वो काम आई, सभी सुरक्षित आ गए, सभी स्वस्थ हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी का भी आज इस अवसर पर बहुत उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनका अगर इतना ध्यान न होता और वो लगातार इसका अपडेट न लेते तो ये कठिन स्थिति हमारे लिए बहुत मुश्किल जैसी स्थिति थी। ऐसे समय में उन्होंने दुनिया की जितनी टेक्नोलॉजी हो सकती है वो सारी टेक्नोलॉजी हमारे लिए भेजी, उसके कारण से हम सफल हो पाए। मैं आज आप सबके माध्यम से एक एक व्यक्ति को जो आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा था, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, मैं उस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पहले किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आप सबके बीच में आया हूं तो मुझे लगा कि जरूर आपके मन में भी होगा कि जिसकी खबर पूरी देश दुनिया के अंदर हो रही है उसकी जानकारी आप तक पहुंचानी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के हरियाणा आगमन पर फतेहपुर के बिरलोसपुर गांव के लोगों को शपथ दिलाई। देखिए ये वीडियो। आज से पूरे हरियाणा में बल्कि देश के कई और प्रदेशों में भी ये जो विकसित भारत जन संवाद यात्रा, इसका संकल्प, इसके लिए यात्रा शुरू हो रही है। हरियाणा के हर गांव में और हर शहर में इस यात्रा का कार्यक्रम अगले 2 महीने में होने वाला है। आज इसकी शुरुआत यहाँ फतेहपुर बिलोज गांव से शुरू हो रही है। आपका सौभाग्य इस बात के लेकर के है। तो इसके सबसे पहला कार्यक्रम जो इस यात्रा में संकल्प दिलाया जाएगा उससे हम शुरू कर रहे हैं। और संकल्प अब दाहिना हाथ आगे करके नहीं करेंगे, बल्कि अपना दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर, दिल शरीर के बाएं तरफ छाती में होता है, तो बाएं तरफ अपना हाथ रखेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर बाईं ओर जहां दिल होता है इसके ऊपर रखिए और फिर मेरे पीछे बोलिए। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भाजपा सरकार जेल भेजती है तो वो इस्तीफा नहीं देंगे बल्कि जेल से अपनी सरकार चलाएंगे। देखिए ये वीडियो। जैसे कंस ने हर संभव प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण को रोका जाए, जन्म के उपरांत उन्हें हानि पहुंचाई जाए, वो पूरा गाथा हमने देखी, पढ़ी। कुछ उसी प्रकार हर संभव प्रयास भाजपा करती जा रही है कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो, उन पे फर्जी मुकदमे डालो, उन्हें कोर्ट कचहरी में फंसा के रखो
गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा सरकारों को ठप करो, सरकारों में हस्तक्षेप करो, ये सारे प्रकरण का बस एक ही उद्देश्य है कि आम आदमी पार्टी कमजोर करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो। और आज उसी श्रृंखला में एक अपना आखिरी दाव जो भाजपा चलने जा रही है वो है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी। बीजेपी को ये लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को किसी फर्जी मुकदमे में हम गिरफ्तार करने में सफल हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, दिल्ली की सरकार ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन मैं भाजपा को ये कहना चाहता हूं कि हम सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सांसदों ने, विधायकों ने, पार्षदों ने, जनप्रतिनिधियों ने हाथ जोड़कर ये अपील करी है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि अगर बीजेपी आपको जेल में डालती है तब भी आप इस्तीफा मत देना, जेल से सरकार चलाना। बीजेपी तो चाहती है कि केजरीवाल साहब इस्तीफा दे दें और सरकार ठप हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे कैबिनेट की मीटिंग जेल से करनी पड़े, चाहे सारे महत्वपूर्ण फैसले जेल से लेने पड़े, अधिकारियों को जेल में आकर फाइलें साइन करवानी पड़े, सरकार जेल से चलेगी। ये हमारा निवेदन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से है। और इसी के चलते जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी कोई भी फैसला जनता से बिना पूछा नहीं लेती, जनता से पूछे बिना कोई फैसला नहीं लेती है। और आम आदमी पार्टी ने इस कैंपेन के माध्यम से एक सिग्नेचर कैंपेन हम शुरू करने जा रहे हैं, उसकी बुकलेट है। इस सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से घर घर जाकर लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से, दिल्ली के लोगों से राय लेंगे कि आपने अपना कीमती वोट देकर अपने बेटे, अपने भाई, अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। अगर आज भाजपा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करती है तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए? ये एक सिग्नेचर कैंपेन, एक महत्वपूर्ण कैंपेन के माध्यम से, रेफरेंडम के माध्यम से हम जनता से चर्चा करेंगे और जो उस सिग्नेचर कैंपेन का कंक्लूजन होगा, जो जनता की राय होगी, वो आपके सामने कुछ दिनों बाद रखेंगे। ये जो बुकलेट है एक बार सभी लोग ले लो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से देश के गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के हित में सभी को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने का वादा किया था। आज एम्स देवघर के परिसर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण हुआ और देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से 25,000 तक बढ़ाने की परियोजना की शुरुआत हुई। देखिए ये वीडियो। जिन्हें लाल किले की प्राचीर से कहा था कि देश के गरीबों के हित में, देश के मध्यम वर्ग के लोगों के हित में सभी को सस्ती दवाएं मिलें और बिना दवाई मिलने से किसी के घर पे मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। इस बात को चरितार्थ करते हुए आज 10,000वां जन औषधि केंद्र का प्रारंभ देवघर एम्स में हो रहा है। आने वाले दिनों में वो जन औषधि केंद्र 25,000 तक दिया जाएगा। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ता है और अगले दशक में वैश्विक स्तर उसका लाभ देश की जनता को मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज प्रधानमंत्री जी ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ड्रोन का उपयोग करके अपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप की इनकम पैदा करने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए महिला दीदी को, ड्रोन दीदी को ट्रेनिंग देके वो इस योजना से जुड़े ताकि किसानों का भी काम हो। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जैसे नया फर्टिलाइज़र का अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सके और ये इस्तेमाल करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाए। ये ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाए, उसका मालिक की पना का भाव सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ताकि महिला सशक्तिकरण के द्वारा देश को सशक्त बनाने का अभियान में एक महत्वपूर्ण पहलू है। आज दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा। एक 10,000वां जन औषधि केंद्र का
प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराया और सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ड्रोन का संचालन करके ड्रोन उड़ा के किसानों को एग्रीकल्चर सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहित किया और महिला स्वयं ड्रोन चला के स्वयं अपनी इनकम खड़ी कर पाए, उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है। आने वाले दिनों में जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, यानी कि जब देश की आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, तब भारत विकसित भारत बने और इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए किसान और महिला, युवा और गरीब का सशक्तिकरण हो, उसके लिए ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण साबित हो। जेरूसलम में गोलीबारी में 24 वर्षीय महिला की हुई मौत और कम से कम 5 लोग हुए घायल। भारी हथियारों से लैस 2 आतंकियों को मार गिराया। कमिश्नरेट कानपुर नगर ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें थाना नवाबगंज क्षेत्र अंतर्गत चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रकरण के संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त सेंट्रल द्वारा जानकारी दी गई। अब देखिए इस वीडियो में। कॉलेज के हैं, किस कॉलेज के छात्र ने क्या एप्लीकेशन दी? रैगिंग का क्या आरोप है? कल एक सीएसएस के एक छात्र द्वारा एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई पुलिस को नवाबगंज थाने को, उसके आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया 323, 504, 506 धारा 21 में, और इसकी एक जांच जो है रजिस्ट्रार सीएसए भी कर रहे हैं और पुलिस द्वारा भी अगर विवेचना के क्रम में अगर रैगिंग की कोई बात आती है तो उस आधार पर जो है वो धारा की बढ़ोतरी हो जाएगी। प्रथम दृष्टया छात्र ने आरोप लगाया है रैगिंग का? प्रथम दृष्टया लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रोण दीदी योजना को लॉन्च किया। आइए समझते हैं कि इस योजना से महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा। देखिए, अगले 3 वर्षों में कृषि उपयोग के लिए ड्रोन प्राप्त करने के लिए 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह, छिड़काव दक्षता में सुधार होगा और कीटनाशकों की खपत को कम करने में भी मदद मिलेगी। इसी के साथ इस योजना से पहचाने गए स्वयं सहायता समूह को प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित करने में भी मदद मिलेगी। आप देखिए ये वीडियो। रिमोट का बटन दबाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध। पीएम ने रोजगार मेले के माध्यम से 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले लोगों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा जाता था, लेकिन हमने लोगों को उनके अधिकार दिए हैं। देखिए ये वीडियो। भारत सरकार की नौकरी देने का अभियान लगातार जारी है। आज 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये नियुक्ति पत्र आपके परिश्रम और प्रतिभा का नतीजा है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आप राष्ट्र निर्माण की उस धारा से जुड़ने जा रहे हैं जिसका सरोकार सीधे जनता जनार्दन से है। भारत सरकार के कर्मचारी के तौर पर आप सभी को बड़े बड़े दायित्वों का निभाना है। आप जिस भी पद पर रहें, जिस भी क्षेत्र में काम करें, आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग ही होनी चाहिए। साथियों, कुछ ही दिन पहले
26 नवंबर को देश ने संविधान दिवस मनाया है। यही वो तारीख है जब 1949 में देश ने सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देने वाले संविधान को अपनाया था। संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां सबको एक समान अवसर देकर सामाजिक न्याय स्थापित किया जाए। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लंबे समय तक देश में समानता के सिद्धांत की अनदेखी की गई। 2014 से पहले समाज के एक बड़े वर्ग को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया था। 2014 में जब हमें देश ने सेवा करने का मौका दिया, सरकार चलाने की जिम्मेवारी दी, तो सबसे पहले हमने वंचितों को वरीयता इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ने का दिशा आरंभ की। सरकार खुद चलकर उन लोगों तक पहुंची जिन्हें कभी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, जिन्हें दशकों तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली थी। हम उनका जीवन बदलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। कॉन्फ्रेंसिंग में मोदी ने गारंटी वाली गाड़ी को देश की तरक्की की गाड़ी बताया। कहा कि देश की तरक्की रुकेगी नहीं। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। मणिपुर की शर्मनाक घटना के बाद मोदी सरकार महिलाओं के प्रति और ज्यादा सचेत हो गई है, उनके सशक्तिकरण पर और ज्यादा ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने विकसित भारत यात्रा में महिला किसान ड्रोन केंद्र का उद्घाटन किया, जिससे महिला किसान इससे अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकेंगे और टेक्नोलॉजी से परिचय बना सकेंगी। देखिए ये वीडियो। सरकार ने जब निकाला तब तो यह कहा था कि विकास रथ है, लेकिन अब लोग कहने लगे हैं ये रथ नहीं है, ये तो मोदी की गारंटी की वाली गाड़ी है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर के। आपका इतना भरोसा है, आपने अब इसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है, तो मैं भी आपको कहता हूं, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। और थोड़ी देर पहले मुझे कई लाभार्थियों से बातचीत करने का मौका मिला। मैं खुश था कि मेरे देश की माताएं, बहनें, मेरे नौजवान कितने उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं, कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, कितना संकल्प है उनके अंदर। और अब तक 12,000 से ज्यादा पंचायतों तक ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है। करीब 30 लाख लोग उसका फायदा उठा चुके हैं, उसके साथ जुड़े हैं, बातचीत की है, सवाल पूछे हैं, अपने नाम लिखवाए हैं, जिन चीजों की उनको जरूरत है उसका फॉर्म भर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच रही है। और जैसा अभी बलबीर जी बता रही थी, कुछ जगह पे खेती का काम चल रहा है, उसके बावजूद भी खेत से छोड़ करके लोग इस कार्यक्रम में जुड़ना, ये अपने आप में विकास के प्रति लोगों का कितना विश्वास है, विकास का महत्व क्या है, ये आज देश का गांव-गांव का व्यक्ति समझने लगा है। और हर जगह
विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए, शामिल तो होता नहीं, उसका स्वागत करते हैं, शानदार तैयारियां करते हैं, गांव-गांव सूचनाएं देते हैं और लोग उमड़ रहे हैं। देशवासी आज इसे एक जन आंदोलन का रूप देकर इस पूरे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, जो हमारे सरकार के काम करने वाले मेरे कर्मयोगी साथी हैं, कर्मचारी भाई बहन हैं, उनको भी भगवान की तरह लोग स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, जहां जहां के वीडियो मैंने देखे हैं, वो इतने प्रभावित करने वाले हैं, इतने प्रेरित करने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं सब लोग अपने गांव की कहानी सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि नमो ऐप पर आप जरूर अपलोड करिए, क्योंकि मैं नमो ऐप पर ये सारी गतिविधि को डेली देखता हूं। जब भी यात्रा में होता हूं तो लगातार उसको देखते रहता हूं, किस गांव में, किस राज्य में, कहां कैसा हुआ, कैसे कर रहे हैं। और युवा तो विकसित भारत के एक प्रकार से एम्बेसडर बन चुके हैं, उनका जबरदस्त उत्साह है। युवा लगातार इस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अपने काम का प्रसार कर रहे हैं। और मैंने तो देखा कुछ गांवों ने, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली थी तो 2-2 दिन तक गांव में सफाई का बड़ा अभियान चलाया। क्यों? कि भाई ये तो गारंटी वाली मोदी की गाड़ी आ रही है। ये जो उत्साह, ये जो कमिटमेंट है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मैंने देखा गाजे बाजे बजाने वाले, वेशभूषा नहीं पहनने वाले, ये भी जैसे घर में दिवाली है गांव में, इसी रूप में लोग काम कर रहे हैं। आज जो कोई भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को देख रहा है, वो कह रहा है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, अब भारत चल पड़ा है, अब लक्ष्य को पार करके ही आगे बढ़ने वाला है। भारत न अब रुकने वाला है और न ही भारत कभी थकने वाला है। अब तो विकसित भारत बनाना 140 करोड़ देशवासियों ने ठान लिया है। और जब देशवासियों ने संकल्प कर लिया है तो फिर ये देश विकसित होकर रहने ही वाला है। मैंने अभी देखा देशवासियों ने दिवाली के समय वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजें खरीदने का अभियान चलाया। लाखों करोड़ रुपया की खरीदी हुई। देखिए, पुलिस ने थपथपाई अपनी पीठ, अवध इंडस्ट्रियलिस्ट को छुड़ाया, जिसमें 5 अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया और 2 पुलिस मुठभेड़ में हुए ढेर। देखिए ये वीडियो। जो 2 इनके किंगपिन्स हैं, ये सानेवाल एरिया में कहीं छुपे हुए हैं और CIA 1 की जब टीम इनको पकड़ने पहुंची तो इन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। पुलिस ने अपने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, जिसमें ये 2 लोगों को गोली लगी और इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इनको मृत घोषित किया गया। इस एनकाउंटर में हमारे एक ASI सुखदीप सिंह के हाथ में गोली लगी है और वो इंजर्ड हैं, उनको भी हॉस्पिटलाइज किया गया है। पंजाब पुलिस का एक ये रिजॉल्व है, एक दृढ़ निश्चय है कि जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, गैंगस्टर्स हैं और ड्रग पेडलर्स और ड्रग स्मगलर्स हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या मकसद था? आप क्या मैसेज देना चाहती है सर? आगे से आगे कोई ये कोई मैसेज नहीं, हमारा काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना। और अगर क्रिमिनल्स के मन में कोई इस तरह का कोई विचार हो कि पुलिस से हम एनकाउंटर करके या पुलिस का नुकसान करके चले जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। और पंजाब पुलिस पूरी तरह से सक्षम है और पूरी मुस्तैदी से इन सब का सामना कर रही है। इन सबके खिलाफ पुराने केसेस रजिस्टर्ड हैं। जो संजीव कुमार संजू है, उसके खिलाफ 2 FIRs हैं, एक जगरांव में, एक लोधेवाल में। एक 2016 की है, एक 2017 की है।
जो शुभम एलियस गोपी है उसके खिलाफ 2 FIRs हैं। FIR नंबर 257 of Division 6 Ludhiana of 2020 and FIR 57 of 2023 of Police Division number 4. Similarly, the other accused who have been arrested, they also have previous criminal background. Mandeep Kumar जो अरेस्ट हुए हैं उनके खिलाफ फोकल पॉइंट लुधियाना में 2020 की FIR है और इसी तरह जो इनके 4 मेंबर्स हैं ये इन सब का नोटोरियस बैकग्राउंड है, इनके सबके FIRs हैं और क्रिमिनल बैकग्राउंड है जी। इनमें जो ज्यादातर मेंबर्स हैं वो यूपी और बिहार और स्टेट के बाहर के हैं और जो हमारे लोकल 2 लड़के इन्वॉल्व थे वो ये एक ही मोहल्ले में रहते थे, वहां इन्होंने इस गैंग को बनाया और लोगों से जबरन वसूली शुरू की। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि इस गैंग ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਸ ਅਸੀਂ गिरफ्तार ਕੀਤੇ हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जिस तरह चीज़ां निकलणगीਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ये देखिए मैं आपको बताऊं, एक लुधियाना के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपने घर आ रहे थे, जब रास्ते में तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे 17/11 की बात है, 17 नवंबर को 8:15 बजे ये बहादुर के रोड पे जब ये पहुंचे तो इनके मोटरसाइकिल से इनकी गाड़ी पे को रोका गया। ये उतर के जब उनसे बात करने लगे तब तक पीछे से ये 5 मेंबर्स आए और इन्होंने इनको ओवर पावर कर लिया। इनको बंधक बना के इन्हीं की गाड़ी में बिठा के लुधियाना के अलग अलग रास्तों में घुमाते रहे, इनकी आंखों पे पट्टी बांधी। उसके बाद इनके पैर में जब ये शोर मचाने लगे तो इनके पैर में गोली मारी, वो ये हॉस्पिटलाइज रहे हैं। और उसके बाद फिर इनको रामगढ़िया कॉलेज के पास बाहर फेंक के इनके घर वालों को फ़ोन किया, 5 करोड़ की फिरौती इनसे मांगी गई। उसके बाद जब ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो उसके बाद रामगढ़िया कॉलेज के पास इनको बाहर फेंक के उसके बाद ये फरार हो गए। पुलिस ने केस रजिस्टर किया और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 17/11 को इस ग्रुप के 5 मेंबर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनका नाम मनदीप कुमार, प्रेमजीत कुमार, संतोष कुमार, आदित्य एलियस टुल्लू और जतिन। ये 5 मेंबर्स पहले गिरफ्तार हुए थे और ये 2 के साथ कल एनकाउंटर हुआ, जो एनकाउंटर में मारे गए। वो अभी इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो असी सारा कुछ बात च दसांगे कि कड़ियां निकलदी हैं, किवें इन्हां नूं इन्फॉर्मेशन मिली, किस तरह इन्हां ने प्लानिंग की, तुहाडे नाल सांझी करांगे। इन्हां कोलों असी 2 पिस्टल्स, 2 मैगजीन्स, 6 लाइव कार्ट्रिजेस और 2 एम्प्टीज रिकवर कीती हैं मौके तो। पिस्टल्स आर बहुत दूर आते 7.62। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਫਾਰवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस वो सारे ਅਸੀਂ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लखनऊ आगमन पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से जातिवाद खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जातिवाद खत्म करना होगा, तभी भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा। देखिए ये वीडियो। भारत के अंदर, देश के अंदर 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 10 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के, वह कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, या देश के अंदर किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जो इम्पैनल्ड है, वहां जाकर के 5 लाख रुपए की सहायता, स्वास्थ्य की सुविधा वहां आपको उपलब्ध हो सकती है। और सरकारी हॉस्पिटल में तो ऐसे भी फ्री में सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी जहां पर ये नहीं है, वहां पर जिन लोगों के कार्ड नहीं बन गए, हम मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा देते हैं और विधायक
गण अपने विधायक निधि से पैसा उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। ये काम पहले भी हो सकता था। देश के अंदर कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा, और ये तो मिल ही रहा था, अगले 5 वर्ष तक ये मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, जब सरकार की संवेदना होती है तो गरीब के बारे में कार्य योजना बनाती है। यहां गरीब कल्याण भी हो रहा है, विकास के कार्य भी हो रहे हैं, नौजवान के लिए रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध हो रही है, और साथ साथ देश को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रम भी साथ साथ चल रहे हैं। जब एक नागरिक खुशहाल होगा तो परिवार के बाद वो समाज और देश के बारे में भी सोचेगा, और यही संकल्पना है। भाइयों बहनों, सरकार आपके बारे में सोच रही है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए 5 प्रण की बात कही है। 5 प्रण, जब ये देश 2047 में अपनी आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, 100 साल पूरे कर रहा होगा, उस समय हमारा संकल्प क्या होना चाहिए कि हमारा देश विकसित भारत बने। एक ऐसा भारत जिसमें हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा की गारंटी हो, हर दुनिया की खुशहाली हो, दुनिया का नेतृत्व करने वाला हो, वसुदैव कुटुंबकम के भाव के साथ दुनिया को अपने साथ ले चलने की सामर्थ्य रखता हो, कोई अभाव में न हो, कहीं भी कोई भूखों न मरे, किसी के लिए राशन की सुविधा, कोई ठंड से न मरे, इसके लिए गरीबों के लिए कंबल की व्यवस्था, अच्छी शिक्षा मिले इसकी सुविधा, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा मिले इसके लिए आयुष्मान भारत की सुविधा, स्ट्रीट वेंडर के बारे में भी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कार्य हो रहा है। रोजगार सृजन के लिए भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से कार्य में उपलब्ध कराया जा रहा है। परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को उजड़ना न पड़े, जहां पर आवास है वहीं पर उसका मकान बने, उसका मालिकाना अधिकार ही उसको प्राप्त हो जाए, इसके कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में युद्ध स्तर पर चल रहा है। दिसंबर तक हम लोग 1.25 करोड़ लोगों को इसकी सुविधा का लाभ प्रदेश में दे देंगे, और देश में भी इस सुविधा का लाभ लगातार देने के कार्यक्रम चल रहे हैं। और उसी दृष्टि से जो 5 प्रण की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, उसमें जो 5 प्रण है उनमें से कि भारत 2047 तक एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की दृष्टि का एक संकल्प हमारा होना चाहिए। इसके लिए गुलामी की मानसिकता से उभरना, देश की समृद्ध विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान भी करेंगे, और एक नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करेंगे। इन सभी संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत से लेकर के अपने नागरिक कर्तव्य तक, इसमें गुलामी की मानसिकता को भी समाप्त करना है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करना है, और भेदभाव की रेखाएं जो करने का प्रयास होता है, जाति मत मजहब के आधार पर बांटने के कुत्सित प्रयास होते हैं, इनसे उभरना, क्योंकि ये विकास में बाधक तत्व हैं। जो लोग विकास नहीं चाहते वे परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने का कुत्सित प्रयास करके विकास के एजेंडे को पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। और उस विकास के एजेंडे से हटने का मतलब एक गरीब के चेहरे से खुशहाली को हटाना, और उस खुशहाली को लाने के लिए ही एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। लखनऊ के इस कार्यक्रम के साथ मुझे आपके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े हुए लाभार्थियों को अभी हमने यहां प्रमाण पत्र भी दिए, और साथ साथ संवाद के कार्यक्रम में महिला स्वयंसेवी समूह के स्तर पर भी एनआरएलएम ने किस तरीके से काम किया है। प्रदेश भर में हम लोगों ने इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में
हमारे पोषण मिशन से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं उसको हमने NRLM को ही सौंप दिया है। 60,000 महिलाएं सीधे सीधे उसमें रोजगार पाई हैं। बैंकिंग की सुविधा के लिए BC सखी की कार्य योजना हमने प्रदेश के अंदर लागू कर दी। हर गांव में एक BC सखी, वह गांव में लोगों के पैसे को बैंक में जमा करती है, किसी को निकालना उसके माध्यम से निकालती है और साथ साथ गांव की बैंक की समस्या का समाधान भी करती है। यानी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है और उससे उनकी इनकम भी बढ़ रही है। प्रयास करना पड़ेगा। उस प्रयास के लिए सरकार का प्रोत्साहन आपके साथ में, सरकार का संबल आपके साथ में है और इसी संबल को आगे बढ़ाने के लिए, जागरूकता के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों के मन के उन भावों को दूर करने के लिए, अरे साहब कुछ नहीं हो सकता, इससे उभरना पड़ेगा। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, जिनको प्राप्त हुआ है, उनको वे लोग अपनी कहानी बोलें। जिनको नहीं मिला है उनको भी मिलेगा। जो भी पात्रता की श्रेणी में होगा, हर पात्र व्यक्ति को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। इस सरकार का संकल्प है। उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज हम यहाँ पे विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ यहाँ जुड़ने के लिए आए हैं। इस अवसर पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। मुझे विश्वास है कि हम सब प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश में 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में, 762 से अधिक नगर निकायों में ये कार्यक्रम इस वीडियो वैन के साथ जगह जगह जाकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देगी। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित उद्यमी महासम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तभी प्रोडक्ट की ओर कस्टमर आकर्षित होंगे एवं कहा कि वोकल फॉर लोकल ही आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत की नींव है। देखिए ये वीडियो। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपका स्वागत करता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे इससे पहले भी IIK के कई अन्य कार्यक्रमों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसमें आगरा में भी पिछले दिनों इसी प्रकार का एक उद्यमी महासम्मेलन हुआ था। लखनऊ में भी इससे पहले और गोरखपुर आदि स्थानों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले माहौल नहीं था तो लोग भी सामने नहीं आते थे, सरकार के स्तर पर भी प्रोत्साहन नहीं था और न ही कोई संरक्षण था, तो लोग एक प्रकार से हतोत्साहित से थे। लेकिन पिछले 9 साढ़े 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत कर सकें, इस दृष्टि से ध्यान देने का जो अभियान प्रारंभ हुआ, इसके लिए जो अनेक कार्यक्रम हुए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रिफॉर्म किए गए, उसके परिणाम हम सब के सामने हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य रखा है 2027 तक भारत दुनिया की 3 टॉप की अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। यह हर भारतीय को प्रफुल्लित करने वाला अवसर होगा। स्वाभाविक रूप से इसमें इंडस्ट्रीज की अपनी भूमिका है और इंडस्ट्रीज की इस भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में आने के बाद अपनी जो परंपरागत पहचान थी उसको प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने का जो कार्यक्रम बनाया था वो हम सबके सामने है।
हम सब जानते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना आज यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए एक अभिनव योजना बनी है। हमने नाम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया है, लेकिन ये एमएसएमई को प्रमोशन की ही एक योजना शासन की है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी के लिए कोरोना कालखंड में कहा था वोकल फॉर लोकल। यही आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है और विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के लक्ष्य की जो आधारशिला है वह आत्मनिर्भर भारत का है। आत्मनिर्भर भारत से एक विकसित भारत, और विकसित भारत की जो संकल्पना है उसकी आधारशिला कोई है तो वह हमारी परंपरागत उत्पाद जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, उत्तर प्रदेश ने उसका सरलीकरण करते वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसके लिए सरकार ने अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं। हम लोग देखते थे हमारे पास प्रोडक्ट है, और मैं आप सभी उद्यमियों से इस बारे में भी कहूंगा, हमारा कंपटीशन किससे है, इसके लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताना, दिखाना। देखिए, अगर आपके प्रोडक्ट के प्रति लोगों का विश्वास जागृत होगा तो लोग स्वयं उसकी तरफ आकर्षित होंगे। नमस्कार, न्यूज़ 13 में मैं भूमि दिवाकर आप सबका स्वागत करती हूं। आइए डालते हैं नजर खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की जातिवाद खत्म करने की बात, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला किसान ड्रोन केंद्र का किया शुभारंभ। सीएम खट्टर ने दिलाई शपथ, तो वहीं सीएम धामी ने किया विकास योजनाओं का शिलान्यास। जेरूसलम में 24 वर्षीय महिला की हुई मौत, तो वहीं इंडियन रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने आयोजित की उद्यमी महासम्मेलन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिया बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब, तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया जन औषधि केंद्र का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वितरित किए 51,000 नियुक्ति पत्र, तो वहीं पंजाब पुलिस ने थपथपाई अपनी पीठ। ऐसी तमाम खबरों की देते हैं आपको जानकारी, देखिए हमारी विस्तृत रिपोर्ट। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया एवं ईजा बेड़ी महोत्सव और अन्य आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग भी किया। देखिए ये वीडियो। पूरे रास्ते भर हमारी माताओं ने, बहनों ने और प्यारे विद्यार्थियों ने जिस प्रकार से मेरा और हम सब लोगों का स्वागत किया, मैं भी आप सब लोगों को अपनी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं और अपनी तरफ से मैं भी आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आज के कार्यक्रम को लेकर बहुत असमंजस में था। आज से 2 दिन पहले तक ऐसा लगता था कि आप सब लोगों ने इतनी कार्यक्रम की तैयारी की है, इतने दिनों से हमारी माताएं बहनें उस कार्यक्रम में आएंगी, मैं सम्मिलित तो अवश्य होऊंगा, लेकिन किस प्रकार का उस समय वातावरण होगा, कैसा माहौल होगा, ये मन में बहुत भय बना हुआ था। लेकिन भगवान पर भरोसा था और आप सब लोग भी, पूरे प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग और मैं कहूं दुनिया भर के लोग जो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लगातार अपनी दुआएं कर रहे थे, उनकी दुआओं का असर हुआ। आपकी दुआएं भगवान तक गई और भगवान की यहां से वो दुआएं लौटकर जहां पर टनल का काम चल रहा था वहां तक पहुंची और अंततः 17 दिन में वो टनल खुल गई, टनल के वार पार हो गए। मैं आपको बताऊं, बड़ा कठिन समय था, बहुत कठिन समय था, क्योंकि मैं पहले दिन से, जिस दिन से भी टनल का काम चल रहा था, टनल के अंदर हमारे 41 हमारे भाई उसके अंदर फंस गए। आप सोचिए कि एक कमरे के अंदर भी बंद हो जाते हैं तो कितनी कठिन स्थिति होती है। ऐसे समय में लगातार कई बार ऐसा हुआ कि आज 2-4 घंटे में हम टनल के पार हो जाएंगे, पूरा पाइप पार हो जाएगा। और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते थे वैसे ही एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाते थे। ऐसा लगा पहले दिन मलबा हटाएंगे और मलबा हटाते ही जो है हम उनको बाहर निकाल लेंगे।
जब मलबा हटाने लगे तो ऊपर से और भूस्खलन होने लगा, तेजी से चट्टान गिरने लगी। ऐसा लगने लगा कि कहीं और नुकसान न हो जाए। कई गुना जो है ऊपर से मलबा आ गया, वो काम नहीं चल पाया। फिर पाइप डालने का काम शुरू किया गया। पाइप भी कुछ देर तक गया, उसके बाद रुक गया। कोई रास्ते में बड़ा हार्ड रॉक आ गया, फिर पाइप नहीं गया। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां से, इंदौर से और हैदराबाद से दुनिया की सबसे लेटेस्ट जो मशीन होती है, जो आगे चलती है और पीछे से पाइप को पुश किया जाता है, ऑगर मशीन, वो ऑगर मशीन मंगाई गई। वो ऑगर मशीन भी बीच में टूट गई, फंस गई। कभी 21 मीटर में फंस गई, उसके बाद 34 मीटर में फंस गई, फिर 38 मीटर में फंस गई, और फिर जब चली 48 मीटर में पहुंच गई। और हम सबको लगने लगा कि अब ये कुछ घंटों बाद टनल के आर पार हो जाएगी। और मैंने जब उन मजदूर भाइयों से अंदर बात करी और मैंने उनसे कहा, चूंकि ऐसा लग रहा था कि कुछ 10-12 घंटे में हम पार हो जाएंगे, लेकिन मैंने उनको कहा एक दिन बाद मुझे लगता है कि आप लोग बाहर आ जाओगे। और जब मशीन को आगे खिसकाने लगे तो मशीन पूरी तरह से टूट गई और अंदर फंस गई। आगे से पाइप भी मुड़ गया। जब पता किया तो उन्होंने कहा, साहब अब तो ये पूरी मशीन बाहर निकालनी पड़ेगी। तो मशीन बाहर निकालने में कितना टाइम लगेगा? बोले कम से कम 3 दिन 4 दिन लगेंगे। और इतना कठिन काम था कि पाइप के अंदर जाकर मशीन को काटना था, और मशीन को काटने के बाद 1-1 मीटर करके उसको निकालना था। आप सोचिए कि गैस कटर से काटना कितनी अंदर गर्मी होगी, ऑक्सीजन कम होती है। कठिन परिस्थितियों में लोगों ने काम किया और अंततः वो काम भी हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे फिर जो नीचे से रेड माइनर्स जिनको बोलते हैं, उनको बुलाया। उन्होंने हार्ड से खुदाई करी, फिर कुछ सरिया आए, कुछ पत्थर आए, कुछ बड़े हार्ड रॉक आए। उन सबको हटाते हुए अंततः वो पाइप जो है शाम को लगभग 8 बजे आर पार हो गया भाइयों बहनों। और पूरी दुनिया के अंदर जो लोगों की दुआएं थी वो काम आई। सभी सुरक्षित आ गए, सभी स्वस्थ हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी का भी आज इस अवसर पर बहुत उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनका अगर इतना ध्यान न होता और वो लगातार इसका अपडेट न लेते तो ये कठिन स्थिति हमारे लिए बहुत मुश्किल जैसी स्थिति थी। ऐसे समय में उन्होंने दुनिया की जितनी टेक्नोलॉजी हो सकती है वो सारी टेक्नोलॉजी हमारे लिए भेजी। उसके कारण से हम सफल हो पाए। मैं आज आप सबके माध्यम से एक एक व्यक्ति को जो आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा था, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, मैं उस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पहले किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आप सबके बीच में आया हूं, तो मुझे लगा कि जरूर आपके मन में भी होगा कि जिसकी खबर पूरी देश दुनिया के अंदर हो रही है उसकी जानकारी आप तक पहुंचानी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के हरियाणा आगमन पर फतेहपुर के बिरलोसपुर गांव के लोगों को शपथ दिलाई। देखिए ये वीडियो। आज से पूरे हरियाणा में बल्कि देश के कई और प्रदेशों में भी ये जो विकसित भारत जन संवाद यात्रा, इसका संकल्प, इसके लिए यात्रा शुरू हो रही है। हरियाणा के हर गांव में और हर शहर में इस यात्रा का कार्यक्रम अगले 2 महीने में होने वाला है। आज इसकी शुरुआत यहाँ फतेहपुर बिलोज गांव से शुरू हो रही है। आपका सौभाग्य इस बात के लेकर के है। तो इसके सबसे पहला कार्यक्रम जो इस यात्रा में संकल्प दिलाया जाएगा, उससे हम शुरू कर रहे हैं। और संकल्प अब दाहिना हाथ आगे करके नहीं करेंगे, बल्कि अपना दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर, दिल शरीर के बाएं तरफ छाती में होता है, तो बाएं तरफ अपना हाथ रखेंगे। ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर बाईं ओर जहां दिल होता है इसके ऊपर रखिए और फिर मेरे पीछे बोलिए। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि
गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भाजपा सरकार जेल भेजती है तो वो इस्तीफा नहीं देंगे बल्कि जेल से अपनी सरकार चलाएंगे। देखिए ये वीडियो। जैसे कंस ने हर संभव प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण को रोका जाए, जन्म के उपरांत उन्हें हानि पहुंचाई जाए, वो पूरा गाथा हमने देखी पढ़ी। कुछ उसी प्रकार हर संभव प्रयास भाजपा करती जा रही है कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो, उन पे फर्जी मुकदमे डालो, उन्हें कोर्ट कचहरी में फंसा के रखो, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा सरकारों को ठप करो, सरकारों में हस्तक्षेप करो। ये सारे प्रकरण का बस एक ही उद्देश्य है कि आम आदमी पार्टी कमजोर करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो। और आज उसी श्रृंखला में एक अपना आखिरी दाव जो भाजपा चलने जा रही है वो है अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी। बीजेपी को ये लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को किसी फर्जी मुकदमे में हम गिरफ्तार करने में सफल हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, दिल्ली की सरकार ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन मैं भाजपा को ये कहना चाहता हूं कि हम सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सांसदों ने, विधायकों ने, पार्षदों ने, जनप्रतिनिधियों ने हाथ जोड़कर ये अपील करी है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि अगर बीजेपी आपको जेल में डालती है तब भी आप इस्तीफा मत देना, जेल से सरकार चलाना। बीजेपी तो चाहती है कि केजरीवाल साहब इस्तीफा दे दें और सरकार ठप हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे कैबिनेट की मीटिंग जेल से करनी पड़े, चाहे सारे महत्वपूर्ण फैसले जेल से लेने पड़े, अधिकारियों को जेल में आकर फाइलें साइन करवानी पड़े, सरकार जेल से चलेगी। ये हमारा निवेदन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से है। और इसी के चलते जैसा कि आप जानते हैं आम आदमी पार्टी कोई भी फैसला जनता से बिना पूछा नहीं लेती, जनता से पूछे बिना कोई फैसला नहीं लेती है। और आम आदमी पार्टी ने इस कैंपेन के माध्यम से एक सिग्नेचर कैंपेन हम शुरू करने जा रहे हैं, उसकी बुकलेट है। इस सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से घर घर जाकर लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से, दिल्ली के लोगों से राय लेंगे कि आपने अपना कीमती वोट देकर अपने बेटे, अपने भाई, अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। अगर आज भाजपा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करती है तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए? ये एक सिग्नेचर कैंपेन, एक महत्वपूर्ण कैंपेन के माध्यम से, रेफरेंडम के माध्यम से हम जनता से चर्चा करेंगे और जो उस सिग्नेचर कैंपेन का कंक्लूजन होगा, जो जनता की राय होगी, वो आपके सामने कुछ दिनों बाद रखेंगे। ये जो बुकलेट है एक बार सभी लोग ले लो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से देश के गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के हित में सभी को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने का वादा किया था। आज एम्स देवघर के परिसर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण हुआ और देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से 25,000 तक बढ़ाने की परियोजना की शुरुआत हुई। देखिए ये वीडियो।